Based on the previous two lectures, today we are discuss about the oxidation reaction. Oxidation reaction we are studying about the previous lecture, but one example here it is important for us. Oxidation reaction CH3CH2OH. What is the name of this compound? It is a ethanol. Here alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7. Both these types of compounds are used for the oxidation reaction. CH3CH2OH ethanol, it oxidized to convert CH3COOH, and this compound name is acetic acid, otherwise 1 or 2 carbon ethanoic acid. What happened here? The CH3CH2OH ethanol, like write down here, ethanol has a second carbon has 2 hydrogen, 1 and 2, and that convert into oxygen. 2 bond, 1 bond, 2 bond, that attach with oxygen, and this OH remaining here. The 2 bond of hydrogen is directly attached with oxygen, and 2 hydrogen is removed from the ethanol. So oxidation reaction we are discussed about the previous lecture. What is the definition of oxidation? Reaction in which oxygen is added, otherwise hydrogen is removed. So in ethanol 2 hydrogen is removed and ethanoic acid 1 oxygen is added. So this type of reaction is also known as a oxidation reaction. We have discussed these parts in a previous lecture, but now in a third lecture we are discuss about the homologous series. होमोलॉगस सीरीज, इसके बारे में थोड़ा सा बेस बता देता हूं. होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है कि एक ऐसी कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. कार्बन चेन चाहे कितनी भी लंबी हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कितने भी कार्बन की लंबी चेन हो, पर उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल यहां पे देख सकते हो आप CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH. क्या कहा था मैंने? कार्बन चेन में देखो यहाँ पे कितने कार्बन चेन है? 1 कार्बन चेन, यहाँ पे 2 कार्बन चेन, यहाँ पे 3 कार्बन चेन. बट इन दिस कार्बन चेन OH फंक्शनल ग्रुप इज कांस्टेंट. सभी में ये दिखने को मिलेगा. OH फंक्शनल ग्रुप, कार्बन चेन चाहे कितनी भी लंबी हो पर उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. तो उसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए. होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है? द कार्बन चेन lie with same functional group. Carbon chain lie with same functional group. It not depends on length of carbon chain. कार्बन चेन की लेंथ कितनी लंबी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता नहीं है. उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिखने को मिलता है, यही होता है होमोलॉगस सीरीज. तो होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन मिल गया. उसके बाद एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ये रिएक्शन में क्या होता है? व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन? वी आर डिस्कस अबाउट हियर. कन्वर्ट्स अनसैचुरेशन टू सैचुरेशन. ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग निकाला है. ये कोई इसकी ऐसा कोई बात आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाया गया है, पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको थोड़ा सा समझने में आसानी हो. क्या कहा मैंने? एडिशन रिएक्शन का मतलब ये सिंपल समझना है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है इट इज कन्वर्टेड अनसैचुरेशन टू सैचुरेशन. तो इसका डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं. क्या है एडिशन रिएक्शन का? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अदरवाइज पैलेडियम. खास यहाँ पे ध्यान देना, निकल अदरवाइज पैलेडियम कैटालिस्ट. अनसैचुरेटेड कार्बन चेन कन्वर्ट इनटू saturated carbon chain along with hydrogen. क्या कहा मैंने?
कार्बन चेन जो है उसमें निकल या तो फिर पैलेडियम कैटालिस्ट प्रेजेंस होता है, उसकी प्रेजेंस में ये अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है वो कन्वर्ट हो जाती है सैचुरेटेड कार्बन चेन में। किसकी प्रेजेंस में? या तो फिर निकल कैटालिस्ट और उसके साथ होता है हाइड्रोजन का सोर्स। तो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन किसे कहते हैं हम? जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सैचुरेटेड में, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो डबल बॉन्ड उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाता है। अब दूसरा यहां पे देखिए, इस वर्ड पे खास ध्यान दीजिए, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इसका डेफिनेशन 10th स्टैंडर्ड में कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है। कैटालिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? तो कैटालिस्ट का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूं। कैटालिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन जो भी होता है उसको प्रमोट करना, उसकी स्पीड बढ़ाना, ये कैटालिस्ट का काम होता है। दूसरा, वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, सिर्फ आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, ये काम होता है कैटालिस्ट का। तो अब इसका एग्जांपल देख लेता हूं एडिशन रिएक्शन का। क्या का? देखो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है यहाँ पे जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद एरो पे क्या दिया गया है? निकल अदरवाइज पैलेडियम कैटालिस्ट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए। तो क्या होगा? ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड में से एक बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। क्या हो जाएगा? वन बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। किसकी? इसके पावर में। निकल और पैलेडियम उसके पास हाइड्रोजन का सोर्स है, ये उसको प्रोमोट करता है बॉन्ड तोड़ने के लिए। यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा तो फॉर देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 3। ये तो बॉन्ड टूट गया है, इस कार्बन की भी 1 2 और 3। बट कार्बन हैज ए 4 वैलेंसी, उसकी वैलेंसी में सेटिस्फाइड करनी होगी क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इसलिए यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटने की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन ये एक एक कार्बन के पास चले जाएंगे। तो देखो इस कार्बन के भी एक पास हाइड्रोजन और इस कार्बन के भी पास एक हाइड्रोजन। अब देखो इसका वैलेंसी 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक उसी तरह इसके भी 1 2 3 और ये 4। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन और ये था अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। तो एडिशन रिएक्शन का मीनिंग ये भी होता है। नाउ एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन हम कहां पे यूज करते हैं? इसका यूजेस यहां पे मैंने लिखा है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है। तो वेजिटेबल्स ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। पर वेजिटेबल्स ऑयल्स में क्यों हाइड्रोजन ऐड करते हैं? तो इसका मीनिंग यहाँ पे देखो मैंने लिखा है। वेजिटेबल जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला, और जो अनसैचुरेटेड होता है ये ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वो हमारे लिए क्या है? ह्यूमन के लिए गुड, यानी हम उसको फूड में या कुकिंग में यूज कर सकते हैं वेजिटेबल ऑयल को। बट दूसरा डिफरेंस यहाँ पे इसके बीच का वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। एनिमल फैट होता है वो सैचुरेटेड होता है और वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए हम जो भी फूड में यूज करते हैं वो वेजिटेबल ऑयल होता है, नहीं कि एनिमल फैट वाला ऑयल। तो ये आपको 1 मार्क्स में आपके लिए आईएमपी है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल मींस CH3 CH2 OH। OH functional group means ethanol is a chemical nature is alcohol। तो इथेनॉल अल्कोहल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इथेनॉल लिक्विड एज रूम टेम्परेचर। इथेनॉल आपको पानी जैसा, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता इथेनॉल का, उसके और पानी के बीच में आप जब पास में रखते हो तो उसके बीच का डिफरेंस आपको कुछ भी दिखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ देखने में। तो इथेनॉल जो होता है लिक्विड एज रूम टेम्परेचर। सेकंड, इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट
ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि जो भी नशा करते हैं अल्कोहल का, उसमें मेन इंग्रेडिएंट यानी कि मोस्ट ऑफली इथेनॉल यूज किया जाता है। और इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ये कई सारे इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। सॉल्वेंट का मीनिंग आपको पता होगा, सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लिक्विड जो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल पानी और शुगर, तो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है किसका, शुगर का, क्योंकि शुगर इसमें मिल जाती है और पिघल जाती है, तो वो होता है सॉल्वेंट। उसके बाद इट इज also used in medicine such as tincture iodine and cough syrup। क्या कहा, ये मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि दवाएं बनाने में। टिंचर आयोडीन, टिंचर आपने देखा होगा, जब आप कहीं भी आपके पैरों में कोई ठेस लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपको वहां पे साफ करने के लिए एक लिक्विड लगाता है, टिंचर, है ना, वो बोलते हैं टिंचर लगाए। तो टिंचर जो होता है उसमें भी अल्कोहल रखा हुआ होता है और उसमें भी अल्कोहल इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। दूसरा है कफ सिरप। कफ सिरप, कोई भी आपके घर में कफ सिरप की बोतल पड़ी हो, उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी अल्कोहल का नाम आपको दिखने को मिलेगा। तो अल्कोहल ये कफ सिरप में भी यूज किया जाता है। अब आ रहा है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, बट here discuss about only two reaction। first of all reaction with sodium, इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कैसा होता है, तो यहाँ पे सोडियम मेटल प्लस CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल, और वो देखो क्या कन्वर्ट हो जाता है CH3CH2O Na प्लस, यानी कि यहां से जो हाइड्रोजन था वो निकाल दिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है कि ये जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ आयोनिक बॉन्ड के रूप में अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगा। तो अब उसका दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा मैंने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऐसा रिएक्शन है इथेनॉल का जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिलता है। कहां से, तो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसमें से आपको मिलता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट आल्सो नोन एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मीनिंग क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। सबसे पहले H2SO4 है क्या, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड है ये इसमें से पानी यानी कि वाटर को निकाल देगा। कैसे, देखो यहाँ पे सिंपल समझाता हूं मैं। यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, सॉरी इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, इसके हाइड्रोजन है वो इस तरह से लिखता हूं, 3 हाइड्रोजन है इसके पास। जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस इथेनॉल के साथ आप उसका रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये यहां से निकल के यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये OH यहां से निकल जाएगा। तो OH और HHO यानी कि H2O ये निकल जाएगा, और इसके बीच में देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, तो CH2 इतना रिमेनिंग रहा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे आप इसका यूज देखना है तो लिख दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसके लिए यूज किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है ये किसी भी कंपाउंड में से पानी को रिमूव कर देता है, ये काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सैचुरेशन में से अनसैचुरेशन बन गया। अब उसके बाद ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। ये टॉपिक में से ज्यादातर 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो
इसको 1 मार्क्स के लिए आईएमपी कर देना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन तो इजीली आसानी से आपको याद रह जाएंगे, बट शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादातर दिक्कत पैदा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाउ टू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। अल्कोहल हमारे लिविंग बीइंग्स के ऊपर यानी कि हमारे ह्यूमन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। While we are taking large amount of the alcohol, what is the various kinds of effect for us? तो यहाँ पे देखिए, while large amount of ethanol consumed, it tend to slow metabolic process. जब हम ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल को अपने अंदर या तो फिर हम उसको पी लेते हैं अल्कोहल को ज्यादा अमाउंट में, तो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है या तो फिर कोई भी ऐसी सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा खाना है वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है। While we are consuming the large amount of ethanol, it causes the various side effects in our body. कौन-कौन सी साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है कि हम जब ज्यादा अमाउंट में इसका कंज्यूम कर लेते हैं इसको, तो हमें दूसरों के साथ तालमेल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है, जीभ, वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। हम जो बोलते हैं वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, क्लियर हम बोल नहीं पाते। दूसरा, मेंटल कंफ्यूजन। मेंटल कंफ्यूजन का मतलब है कि जब हम ज्यादा अमाउंट में इसका सेवन कर लेते हैं तो हम ऐसा बिहेवियर हमारा हो जाता है कि जैसे हम पागल हो जाते हैं, उस तरह से हमारा बिहेवियर हो जाता है। ड्राउसीनेस। ड्राउसीनेस का मतलब है हम आलसी हो जाते हैं, ज्यादातर काम नहीं कर पाते। जब काम करते हैं तो हमारा ये हाथ या फिर जो जॉइंट्स है वो दुखने लगते हैं, जिसकी वजह से हम आलसी हो जाते हैं। एंड फाइनली, स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है बेहोश हो जाना। जब हम ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ये था इथेनॉल का बात। अब दूसरा है मिथेनॉल। मिथेनॉल भी इट इज ए one type of alcohol because in a methanol functional group OH is also present। यहाँ पे मैं इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, CH3OH। देखो क्या है ये, OH यानी कि अल्कोहल, और इथेनॉल में क्या होता है, CH3CH2OH होता है। यहाँ पे मिथेनॉल में CH3OH है, तो यहाँ पे भी अल्कोहल है। अब इथेनॉल को तो हम कंज्यूम कर सकते हैं बट नॉट कंज्यूम फॉर द मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम नहीं कंज्यूम कर सकते, क्यों? उसका रीजन है यहाँ पे, इट ऑक्सीडाइज मिथेनॉल टू मिथेनॉल इन लीवर एंड इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा मैंने, जब हम मिथेनॉल इसको पीते हैं तो ये हमारे लीवर में जब जाता है तब ये मिथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में। यानी कि ये क्या करता है, ये कोगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को। यानी कि हमारे जो ब्लड के सेल होते हैं उसमें एक लिक्विड होता है प्रोटोप्लाज्म, वो क्या हो जाता है, कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब हो जाता है वो थोड़ा सा ऐसे फ्रीज जैसा यानी कि एक पत्थर जैसा गट्ठा हो जाता है, जिसकी मदद से हमारे जो रेड ब्लड सेल है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। उसके बाद मिथेनॉल आल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मतलब होता है हमारे आंखों के पीछे एक, जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसी तरह से हमारे आंखों के पीछे एक वायर जैसे नर्व्स होते हैं जो हमारे बॉडी को या तो फिर हम जो भी देखते हैं उसका मैसेज हमारे माइंड तक पहुंचता है। ये ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस यानी कि हमको देखने में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा मैंने यहाँ पे कहा कि मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल में। ये इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब लट्ठाकांड होता है, आपने देखा होगा कई बार लट्ठाकांड का नाम सुना होगा, कई ऐसे न्यूज में देखा होगा कि ऐसे कोई लोग जो अल्कोहल को पी लेते हैं, बाद में वो मर जाते हैं। बाद में जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि ये लट्ठाकांड था। लट्ठाकांड यानी कि यही जो मिथेनॉल हमारे बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में। मिथेनॉल यानी कि वो अल्कोहल है और मिथेनॉल यानी कि वो एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो यही उसका मेन रीजन है। नाउ वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक
such as alcohol used as a fuel. अल्कोहल को फ्यूल की तरह भी कई बार यूज किया जाता है। क्यों? तो इसका मीनिंग देखते हैं बाद में। सबसे पहले अल्कोहल को फ्यूल की तरह किस तरह से यूज किया जाता है, इसका सोर्स क्या है? तो सबसे पहले शुगर केन का मतलब आपको पता है, यानी कि गन्ना। तो शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासिस व्हिच फर्मेंटेड टू गिव्स अल्कोहल। क्या कहा मैंने? ये जो शुगर केन होता है उसमें से हमें मोलासिस मिलता है। मोलासिस का आप इमेज जब सर्च करोगे गूगल पे तो आपको वो ब्राउन कलर जैसा दिखेगा। वो ब्राउन कलर का एक जूस होता है जिसको लंबे समय के लिए रख दिया जाता है तो वो फर्मेंटेड हो जाता है। फर्मेंटेड हो जाके वो बन जाता है अल्कोहल, उसमें अल्कोहल आ जाता है। तो सम कंट्रीज इज यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव्स इन पेट्रोल। अल्कोहल को कई कंट्रियां पेट्रोल में ऐड कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट इज ए क्लियर फ्यूल गिव राइज टू CO2 एंड वाटर ऑन बर्निंग। जब ये पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाता है क्लियर फ्यूल बन जाता है, और जब वो बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों एयर में छोड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा पोल्यूटेंट जो होता है, ज्यादा पोल्यूटेंट होता है, उसको थोड़ा सा कम कर देता है अल्कोहल, पर इतना ज्यादा तो नहीं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड किसे कहते हैं? तो ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर CH3COOH 1 और 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं इथ, और यहाँ पे COOH है इसलिए ओइक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड, तो कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड, ये उसका कॉमन नेम है, और जो इथेनोइक एसिड है वो उसका IUPAC नेम है। 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is called vinegar। जो 5 to 8% सॉल्यूशन होता है वाटर का साथ इथेनोइक एसिड का, उसको कहते हैं विनेगर। और ये विनेगर कहाँ पे यूज होता है? तो कि इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, यानी कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। प्रिजर्वेटिव्स का मीनिंग आपको पता होगा, क्या होता है उसका मीनिंग? प्रिजर्वेटिव्स का मीनिंग होता है कि प्रिजर्वेटिव्स यूज हम इसलिए करते हैं कि हम जो खाने की वस्तुएं होती है, जो भी खाने की, उसको लंबे समय तक बिगड़ने से बचा सकते हैं, उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो ये जो विनेगर है 5 to 8% वाला सॉल्यूशन इथेनोइक एसिड का इन वाटर, उसको हम विनेगर यानी कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं खाने में, पिकल में, यानी कि जो अथाना हम बनाते हैं खाने में, गुजराती में हम क्या उसको कहते हैं? उसको अथाना। तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव की तरह इसको यूज करते हैं। उसके बाद इथेनोइक एसिड बॉइलिंग पॉइंट इज 219 डिग्री केल्विन, यानी कि उसको आप जब सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 18 सेल्सियस यानी कि 18 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। देयरफॉर इट फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसका इतना कम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से वो जब विंटर की सीजन आती है तो ये इथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है ना, इसलिए ये उसका टेम्परेचर की वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक, इट इज द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। यहाँ पे इथेनॉल लिखा है पर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के रिएक्शन से सबसे पहले आता है एस्टेरिफिकेशन, और एस्टेरिफिकेशन को आप सबसे पहले IMP कर देना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है अब तक एस्टेरिफिकेशन का मीनिंग और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं इसका शॉर्ट फॉर्म, एसिड प्लस अल्कोहल इट गिव्स एस्टर। ये अपनी बुक के आसपास कहीं पे भी लिख लेना, ये इसका सिंपल मीनिंग है, इसका डेफिनेशन नहीं है, पर आपको याद रखने में आसानी होगी कि एसिड और अल्कोहल जब मिल जाते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? एस्टर, और इसी रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस, कोई भी एसिड कैटालिस ले लो, उसकी प्रेजेंस में व्हाइल अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म एस्टर कंपाउंड। क्या कहा मैंने? जब अल्कोहल और
एसिड, ये दोनों एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्टर कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एसिड कौन सा लिया है, ये है इथेनोइक एसिड प्लस ये अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस, और यहाँ पे बन जाता है एस्टर। एस्टर किसे कहते हैं हम, इसको ही कहते हैं एस्टर, सी डबल ओ और यहाँ पे आर, ये कोई भी अल्केन चेन को हम आर कहेंगे, तो ये बन जाता है एस्टर। और आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाके वो क्लियर कर देना। आपको यहाँ पे दूसरा ही कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वहां पे जाके आप ये गलती सुधार लेना वहां पे। तो एस्टर ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, तो किस तरह से बनता है, यहाँ पे सिंपल आपको यही ट्रिक लिखना है, एसिड का OH यूज होता है और अल्कोहल का H यूज होता है। क्या कहा मैंने, एसिड का OH यूज होता है और अल्कोहल का H यूज होता है, यानी कि H2, ये दोनों H और O, यानी कि यहाँ पे प्लस आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा एस्टर के साथ। देखो ये कैसे होता है, क्या कहा मैंने, एसिड का OH, यहाँ पे देखो ये मैं OH, ये OH ऐसे लिख देता हूं मैं, और अल्कोहल का H यानी कि ये वाला H, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूं, देखो किस तरह से, CH3 CH2O और ये उसका H, OH का H। तो अब देखो क्या होगा, मैंने क्या कहा, एसिड का OH, ये OH, और ये अल्कोहल का H यानी कि ये वाला H, तो ये देखो क्या बन गया, H2O, और ये देखो क्या बन गया, CH3CO, ये तो निकल गया, COO CH2 CH3, तो देखो यहाँ पे यही लिखा है मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और ये वाटर बीच में से यहाँ से निकल गया, तो ये बन गया एस्टर। अब एस्टर की थोड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर। तो एस्टर हैव अ स्वीट स्मेल, या तो फिर एस्टर एज ए स्वीट स्मेल सब्सटेंस, एस्टर जो होता है उसका स्मेल स्वीट होता है, जिसको आपको स्मेल लेने में बहुत मजा आता है, उतना अच्छा स्मेल होता है इसका। उसके बाद उसका यूज्ड फॉर परफ्यूम्स, परफ्यूम्स में एस्टर का यूज किया जाता है, एंड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एस्टर को फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कोई भी आपको फ्लेवर चाहिए, जैसे कि आप कोई भी आइसक्रीम खाते हो, काला खट्टा, चोकोबार, या फिर कोई पाइनएप्पल का आपको फ्लेवर चाहिए, वाटरमेलन का फ्लेवर चाहिए, तो जो भी फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं ये एस्टर उसमें यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो फ्लेवर का आप वस्तु ले सकते हो, तो फ्लेवरिंग एजेंट में भी इसका यूज